तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कविता ने किस तरीके से करण और उसके बाकी मित्रों को उस जादुई स्त्री के चंगुल से बचाया था। उसने एक योजना बनाई थी जिसके आधार पर ही उस स्त्री को वे सब हरा पाए थे। वहीं खुशकिस्मती से वे लोग इस कार्य में कामयाब भी हो गए थे। अब आगे। कविता, तुमने हमारी जितनी सहायता की है हम उसके लिए शुक्रिया अदा भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे राजकुमारी जी, आप मेरी सखी हैं। जिस तरह से आपने हमारी सहायता की थी उसी प्रकार हमने भी आपकी सहायता की है। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या आवश्यकता है? चिड़िया कविता को गले लगा लेती है और रोने भी लगती है। मैं जानती हूँ तुम क्यों रो रही हो। अपने कुछ पुराने पलों को याद कर रही हो ना, जब आप राजकुमारी हुआ करती थी। हाँ कविता, कितना अच्छा था, हम सब साथ में खुश थे। राजकुमारी जी, हमें पता है कि आपके लिए ये बहुत ही दुख का समय है, परंतु आप चिंता मत करिए। जल्दी वो समय आएगा जब आप अपने उस पुराने रूप में आ जाएंगी। राजकुमारी जी, चिंता मत करिए, देखना ईश्वर सब कुछ अच्छा कर देंगे। कोई बात नहीं राजकुमारी, आप थोड़ा सा रो लीजिए, क्योंकि रोने से आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। तुम कितनी प्यारी बातें करते हो टॉबी। क्योंकि मैं प्यारा हूं ना राजकुमारी। टॉबी, तुमने आखिर राजकुमारी को हंसा ही दिया। इस काम में तो मैं बहुत ही तेज हूँ। हाँ नन्हे बालक, इसमें कोई शक नहीं कि आप सभी को हंसा सकते हैं। और इतना कहकर टॉबी शुगर नाचने लगते हैं। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। अच्छा राजकुमारी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने राज्य को देखना होगा। हाँ हाँ कविता, तुम अब जाओ। और कविता वहां से चली जाती है। अब हमें भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा साथियों। हाँ चलो सब, कहीं इस बार फिर से छल ना हो जाए। कहीं ये बुलबुल फिर से करमजीत का विवाह ना करवा दे। चुप रहो बदमाशों। लेकिन बुलबुल ने बहुत समझदारी वाला कार्य किया था। और क्या, ये लवकुश तो बुद्धू है। तुम बुद्धू नहीं, तुम हो। अरे शांत हो जाओ, वो देखो कोई स्त्री आ रही है। मैं नहीं पूछूंगा इससे कुछ भी। ये विवाह नहीं करेगी। मैं पूछ लेती हूँ, ये स्त्री मुझे छल करती हुई नहीं लगती। हाँ बुलबुल। तो बुलबुल उस स्त्री से उज्जवलपुर का रास्ता पूछ लेती है और फिर वे लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि उस स्त्री के द्वारा बताया गया रास्ता सही होगा। हाँ भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। हाँ मित्रों, मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को कैसा अनुभव हो रहा होगा, परंतु आगे बढ़ने के अलावा और इन पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ना चाहकर भी हमें उनकी बातों को मानना ही होगा। कोई बात नहीं मित्रों, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। हमें पता है कि हम सब अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे। हाँ मित्र, हमें अपने से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा है, और फिर जिनके ऐसे मित्र हों उनकी विजय तो निश्चित ही है। हम भी बड़े भाग्यवान हैं जो हमें तुम्हारे जैसे मित्र मिले। हाँ बुलबुल, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। सभी लोग इस बातचीत में व्यस्त ही थे कि अचानक से लव को एक औरत दिखाई देती है। मित्रों, वो देखो, एक और कोई स्त्री हमारे पास आ रही है। उसने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा है। लगता है कोई मायावी स्त्री है। सभी मित्र तैयार हो जाओ, अब कुछ भी हो सकता है। तभी वो स्त्री धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उनके पास पहुंचती है। अरे तो रानू है, मेरी बचपन की मित्र। बड़ी देर से पहचाना तुमने मुझे वदिराज। लगता है नए मित्रों के तुम्हारे जीवन में आ जाने से तुम हमें भूल ही गए हो। नहीं रानू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम तो नाराज हो रही हो। तुम कितने बुद्धू हो, कितनी जल्दी चिंतित हो उठते हो। हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे प्रकोप से डर लगता है। तभी रानू एक पोटली निकालती है जिसमें मिठाई की छोटी पेटी थी। इस पेटी में क्या है? मिठाई। ये मैं आप सभी के लिए खास मिठाई लाई हूँ। सभी लोग एक एक मिठाई ले लेते हैं, लेकिन तभी चिड़िया को कुछ शक होता है। वो पहले से संकोच करती है, लेकिन उसे बोलना ही पड़ता है। रुको, ये मिठाई मत खाओ कोई भी। राजकुमारी, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारे भोजन का अपमान कर रही हैं। नहीं रानू, ऐसा नहीं है, परंतु हमें शक हो रहा है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। हो सकता है कि तुम भी इससे परिचित ना हो और किसी ने जानबूझकर ये किया हो। राजकुमारी, तू भूल रही है, तू अपने रूप में नहीं है। छोटी सी चिड़िया को तो यूं ही कुचल देंगे। रुको, कोई मत खाना, ये रानू नहीं हो सकती। अवश्य ये भी कोई छल है।
जो हमें रोकने के लिए आई है। जल्दी बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी रानू की आंखों का रंग नीला होने लग जाता है। करण और चिड़िया तुरंत समझ जाते हैं कि ये उस जादूगर का काम है। करण, ये तो उसी दुष्ट जादूगर का काम है। हाँ, सभी लोग अपने अपने हथियार निकाल लो। रानू जोर जोर से हंसने लगती है और देखते ही देखते वो किसी भयानक प्राणी में बदल जाती है, जिसकी आंखें पूरी नीली हैं और उसका शरीर किसी छिपकली की तरह है। इस राक्षस का नाम नील है और सावधान रहना, इसके मुंह से नीले रंग का विषैली हवा निकलता है, जो कि यदि किसी के भी चेहरे पर पड़ गया तो वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। सही पहचाना चंदा, तुम सबको मैं अपनी जहरीली हवा से मार दूंगा। वो अब अपने मुंह से नीले रंग की विषैली हवा निकाल रहा है। दोस्तों, सभी लोग बच के रहना। सब लोग अपनी नाक ढक लो और इससे दूर हो जाओ। हट जाओ सब। इस हवा की वजह से हम इसके पास नहीं जा सकते करण, तो हम यहाँ से चले जाते हैं, पर कैसे? मैं अपना आकार बड़ा करता हूँ और तुम सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ और कुछ दूर तक यहाँ से उड़कर चलेंगे। लेकिन वधिराज, तुम्हें तो उड़ना आता ही नहीं। मैं कुछ क्षणों के लिए उड़ सकता हूँ, शायद उससे बच जाएंगे हम। ठीक है, हमें एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। तो फिर वधिराज अपना शरीर काफी बड़ा कर लेता है और सभी को अपनी पीठ पर बैठाता है और सभी को बैठाकर उड़ने लगता है, परंतु थोड़ी ही दूरी पर जाकर वो धीमा हो जाता है। ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पा रहा करण, मुझे माफ करना। नहीं वधिराज, माफी किस बात की? जैसा भी है चलते जाओ। जल्दी वधिराज, वो देखो, वो नील हमारी तरफ हवा फेंक रहा है। बचो! वो हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन वधिराज जैसे तैसे करके सभी को बचा लेता है और उनको नीचे ले आता है। वहीं सभी लोग नील की विषैली हवा से बचने का प्रयास कर रहे हैं और करमजीत भी अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हराने का प्रयास करता है, लेकिन नील हर बार बचता जाता है। हम हार रहे हैं क्या? लग तो रहा है इस नील की हवा काफी विषैली है, मुझ पर असर हो रहा है इसका। बुलबुल, अपनी नाक अच्छे से ढक लो। इससे दूर होते जाओ सब। वो विषैली हवा आखिर बुलबुल को लग जाती है, वो बेहोश हो जाती है। वहीं उसे देखने के लिए सुनहरी चिड़िया आगे जाती है तो उसको भी हवा लग जाती है। ये क्या? ये तो सब धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। अब क्या करें हम करण? करमजीत, क्या हुआ? तुम्हें भी बेहोशी हो रही है क्या? तभी करमजीत भी बेहोश हो जाता है। करण और वधिराज को छोड़कर सभी लोग बेहोश हो चुके हैं और दोनों लोग काफी हैरान और दुखी हैं। करण, नील हमारी तरफ आ रहा है, अब हमें ही से लड़ना होगा। तुम भी अपने वस्त्रों से एक टुकड़ा निकाल लो और नाक पर बांध लो और हमले के लिए तैयार रहो। ठीक है, वो आ रहा है। तो वधिराज और करण अपने वस्त्रों से एक टुकड़ा निकालकर अपनी नाक पर बांध लेते हैं। लड़ते लड़ते बीच में करण को याद आता है कि उसने किस तरीके से उस आदमी से सुनहरी चिड़िया को चुराया था, उसे हराया था। करण को उपाय सूझता है। रुक जाओ वधिराज, हार मान लो, हम हार गए हैं। महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, कृपया हमें छोड़ दें। पर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? विश्वास करिए महाराज, हम कभी झूठ नहीं बोलते। और दोनों के बहुत कहने पर नील मान जाता है। नील दोनों को अपने सामने झुकने के लिए कहता है। वहीं दोनों मित्रों को अपने दोस्त के प्राण बचाने के लिए उसकी ये बात माननी ही पड़ती है। तभी नील उसके पास आता है। तुम लोग इसी लायक हो, कितने अच्छे लग रहे हो मेरे सामने झुके हुए, अद्भुत नजारा है। तभी इसी दौरान करण जल्दी से उठता है और नील के गले में बाबा के द्वारा दिया गया ओम का लॉकेट पहना देता है, जिससे नील होश में आ जाता है और वो उस जादूगर के जादू से मुक्ति पा लेता है। जय महाकाल! जय महाकाल! ये सब मैंने किया है? हाँ नील, चिंता मत करो, इस सब में तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सब तो उस दुष्ट जादूगर की वजह से हुआ है। तुम दुष्ट जादूगर के वश में थे, लेकिन अब नहीं हो। और फिर करण नील को सारी बातें बता देता है। अब कृपा कर मेरे सभी साथियों को सही करने का उपाय बताओ। इन सबको मैं अभी ठीक कर दूंगा। पर कैसे? नील कैसे करण के सभी मित्रों को होश में वापस लाकर ठीक करता है और आगे सबके साथ इस कहानी में और क्या क्या होता है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।